हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण और आप देख रहे हैं तरुण सनी लेक्चर्स। तो स्वागत है आज सभी का आज के न्यू एपिसोड में, एपिसोड नंबर 159, देन पार्ट नंबर इज 5। तो ये चक्रव्यूह सीरीज के अंदर नियोनेटल इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, जो नियोनेटल केयर है उसका लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड का मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है और हम इस पे 15 क्वेश्चंस का समथिंग करने वाले हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और समझ में भी आएंगे। सारे की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास आपके सामने ये रही और जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसको करने के लिए थोड़ा सा कहीं कहीं आपको कंक्लूजन्स निकालने होंगे, सोचना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास है इस सब्जेक्ट की, जिसमें हमने साइकेट्रिक के बाद में ओबीजी देन इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर ओबीजी के साथ में ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम मे भी एमएसएन पे मूव करेंगे और एमएसएन से पहले हम एक दो टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे जो ज़्यादा कहीं न कहीं, जैसे सीपीआर हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को विदाउट डिले स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने एक ही टॉपिक से किए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट थे, सवाल आए हुए थे। चलिए बताओ, Which would be the neonate highest priority in regulating the temperature of the neonate? टेम्परेचर को, नियोनेट को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है भाई? एक टेम्परेचर हीट लॉस नहीं हो जाए बच्चे की हीट लॉस नहीं हो जाए, बिकॉज बच्चा सबसे ज्यादा दिक्कत करता है तो हाइपोथर्मिया पे करता है, बिकॉज हाइपोथर्मिया द साइलेंट किलर ऑफ द बेबी, है ना। ये तो आपको भी पता होगा। तो हीट लॉस 4 तरीके के मेथड से होती है। कौन कौन से मेथड होती है? ये लिख रखा, रेडिएशन लिख रखा, कन्वेक्शन लिख रखा, कंडक्शन लिख रखा, इवापोरेशन लिख रखा। ठीक है, इनको ब्लॉक कर दो तो हीट लॉस नहीं होगी। तो यही हमारा राइट आंसर है, बात खत्म, है ना। यही हमारा राइट आंसर है। बाकी और ऑप्शंस क्या बोलते हैं? सप्लाई एक्स्ट्रा हीट सोर्स टू द नियोनेट, एक्स्ट्रा हीट सोर्स की क्या लगा दो, हीटर लगा दो वगैरह वगैरह। ठीक है, कीप द एम्बिएंट रूम टेम्परेचर लेस देन 100। भाई रूम टेम्परेचर लेस देन 100 नहीं, कम से भी कम एट 100 डिग्री पर तो रखना ही है, फॉरेनहाइट पे तो रखना ही है, लेस देन नहीं रखना तो गलत आंसर है। मिनिमाइज द एनर्जी नीडेड फॉर द नियोनेट फॉर द प्रोड्यूस हीट है। ये बोलता है कि एनर्जी कम जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। हीट लॉस 4 तरीके के मेथड से होती है, अगर उस मेथड को ब्लॉक कर दे तो हीट लॉस नहीं होगी, बात खत्म। ठीक है, ये सिर्फ एक तरीके की हीट को ही बचा पाएगा इनमें से भी, है ना। तो चारों तरीके के बंद कर दो। मैंने पिछले क्वेश्चंस में खूब बता रखा है, रेडिएशन का क्या मतलब होता है, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, इवापोरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो तो राइट आंसर इज द 4th। ये आपको भी पता होगा बिकॉज आपने प्रीवियस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को देखा होगा, जस्ट कल वाली क्लास के अंदर। चलो, विच नियोनेट वुड बी मोस्ट एट रिस्क फॉर ए प्रॉब्लम विद थर्मो रेगुलेशन? कौन सा क्लाइंट है जिसको दिक्कत आ रही है टेम्परेचर को मेंटेन करने में? देखो, जो भी नया बेबी होता है उसको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है, वैसा कौन सा कैंडिडेट इसमें से है? ए टर्म नियोनेट बोर्न एट द डायबिटिक मदर, डायबिटिक मदर से कोई बच्चा जन्मा लेकिन टर्म है। ठीक है, दूसरी चीज, a neonate born at 36 week gestation, a neonate born at 39 week gestation, a term neonate with sign of jaundice at a 36 out of age। देखो, हीट रेगुलेशन कौन सा बच्चा नहीं कर सकता? तो उसका सीधा सीधा मुझे जवाब दूं मैं आप लोगों को, तो वो प्रीटर्म नहीं कर सकता। ठीक है, प्रीटर्म कौन हीट रेगुलेशन कौन करता? तो ब्राउन फैट करता है। ब्राउन फैट होता है बच्चों में हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और प्रीटर्म के अंदर क्या होगा? डिक्रीज ब्राउन फैट, हाँ या ना? हाँ या ना? डिक्रीज ब्राउन फैट। किस तो कौन सा होगा? डायबिटिक वाला। क्या नियोनेट किसके अंदर जाएगा? क्या इसके अंदर जा सकता है कि नहीं? डायबिटीज वाला किसके अंदर जाता है? मैक्रोसोमिया देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, लेकिन टेम्परेचर तो मेंटेन कर लेता है। दूसरी चीज, नियोनेट बोर्न एट 36 वीक, ये 36 वीक मतलब प्री टर्म है बेबी। ठीक है, ओके, 39 वीक टर्म है। और जॉइंडिस वाला बच्चा इसको तो मेंटेन कर सकता है, किसको? इसमें ब्राउन फैट तो होते हैं। ठीक है, तो यस, प्रीटर्म वाले बेबी को दिक्कत आती है हीट को मेंटेन करने के लिए। यस, तो राइट आंसर इज द 2nd। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 54। यस, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्किप किए, वो आप लोगों को इसलिए किए क्योंकि वो पुरानी गाइडलाइन से थे जो यहाँ पे मैच नहीं खाते हैं। ठीक है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। नर्स इज केयरिंग फॉर ए फुल टर्म नियोनेट, नर्स इज केयरिंग फॉर ए फुल टर्म नियोनेट। इनका ध्यान रखना है क्वेश्चंस पढ़ते टाइम पे। ठीक है, कि कौन से नियोनेट की ये बात कर रहे हैं? फुल टर्म नियोनेट। ओके, हु इज रिसीविंग फोटोथेरेपी फॉर हाइपरबिलिरुबियम? क्या पे चल रहा है पेशेंट? फोटोथेरेपी पे है। ओके,
द नर्स डिटरमाइन इमीडिएट इंटरवेंशन इज नेसेसरी व्हेन द नियोनेट्स एक्सिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ इनमें से आपको क्या लगता है कि तुरंत यहाँ पर क्या कर लेना है भाई, तुरंत क्या कर लेना है बच्चों को, आपको क्या करना है, इंटरवेंशन देना है तुरंत। तो इससे क्या हो सकता है, मैक्यूलोपैपुरेसिस, एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स, ग्रीनिश स्टूल या ब्रॉन्ज कलर्ड स्किन। देखो फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन कुछ होंगे, एक तो रेटाइनल क्या होता है, डैमेज देखने को मिलता है, तो इसके लिए आई कवर लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा हमें जेनाइटल डैमेज देखने को मिलते हैं, इसके लिए जेनाइटल भी कवर करते हैं, तो जेनाइटल्स और आई कवर जब भी फोटोथेरेपी चलेगी आपको कवर करना है। तीसरा स्किन में एक दिक्कत आती है जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज कलर स्किन, ठीक है। बेबी की स्किन ऐसी हो जाती है डल टाइप की, बहुत ज्यादा ब्लैक डल टाइप की, ओवर एज टाइप की स्किन हो जाती है, इसको ब्रॉन्ज कलर स्किन बोलते हैं। ऐसा है तो हमको फोटोथेरेपी को डिसकंटिन्यू भी करने की जरूरत पड़ती है। नोट से 2020 या 21 के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि फोटोथेरेपी की वजह से क्या देखने को मिलता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, ये इफेक्ट हो सकता है, बाकी फोटोथेरेपी के इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यस, ये साइड इफेक्ट किसका, फोटोथेरेपी का। फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। Okay. The nurse is caring for a full-term unit who is receiving phototherapy for hyperbilirubinemia. The nurse determine immediate intervention is necessary when the neonate exhibit which of the following, ठीक है, maculopapular absent moro reflex, greenish stool। हाँ, सॉरी, इसका आंसर ये देखना है आपको, ठीक है। ओके, सवाल कुछ और पूछ रहा है ना, दोबारा से ध्यान देना, जो मैंने बताया बिल्कुल डेटा फैक्ट है, लेकिन सवाल ये पूछ रहा है यहां पर, ध्यान से देखना एक बार दोबारा से, है ना। ओके, देखना है ध्यान से दोबारा। सवाल यहां पे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि फोटोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट है ना, दोबारा से देखना क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। हाँ, क्या करना है, सवाल पूछ रहे कि फोटोथेरेपी पे है पेशेंट, द नर्स डिटरमाइन इमीडिएट इंटरवेंशन इज नेसेसरी व्हेन द नियोनेट एक्सिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यस, ध्यान देना, दोबारा से क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो गई। इसमें समझना है, एक नियोनेट है, वार्मर पे आपके सामने है और फोटोथेरेपी चल रही है। नॉर्मल नियोनेट के साथ में यही होता है कि फोटोथेरेपी चल रही है, वार्मर पे टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, और अगर बिलीरुबिन है तो हाइपरबिलीरुबिन, तो उसको फोटोथेरेपी लगी हुई है, ठीक है, लेटा हुआ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा चीजें अगर पेशेंट दिखाने लग जाए, इनमें से कौन सी चीजें अगर पेशेंट में आ गई तो वो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है, इसमें ये पूछा गया है ना, कि दिए गए ऑप्शन में से क्या सबसे ज्यादा दिक्कत आ गई। तो देखो ये बिल्कुल फोटोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, और यस ये भी फोटोथेरेपी की वजह से हो सकती है, ग्रीनिश स्टूल या मैक्यूलोपैपुलर रैशेज भी हो सकते हैं, ये भी रैशेज भी हो सकते हैं, इसकी वजह से ही हो सकते हैं, ये है ना। अब ग्रीनिश स्टूल आ रहा है और एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स आ रहा है, ठीक है, ग्रीनिश स्टूल आ रहा है एक तो। अब ग्रीनिश ब्लैक कलर का तो मेकोनियम पहली बात तो आता ही है, तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है। अगर मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट आ गया, सवाल ये पूछ रहा है कि एक बच्चा आपके पास में लेटा हुआ है, उसको बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है जॉइंटिस का, उसको फोटोथेरेपी लगा रखी है। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि भैया इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई है बच्चे में, ना कि फोटोथेरेपी से, बच्चे में ऑप्शन से बताओ कि कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि बच्चा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तुरंत आपको संभालना है। अगर बच्चे के अंदर मोरो रिफ्लेक्स चला गया तो कहीं न कहीं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, 100% न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। फुल टर्म है तो मोरो रिफ्लेक्स आपको प्रेजेंट होना ही चाहिए, दैट क्लियर। ओके, मोरो रिफ्लेक्स नॉर्मली 4 to 6 मंथ तक तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। अगर ये एब्सेंट हो गया तो न्यूरोलॉजिकल कोई न कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये तो फोटोथेरेपी की वजह से हो रहे हैं, लेकिन बाकी ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर एब्सेंट है तो बच्चा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पास में नया बच्चा है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड गया, ठीक है। चलिए, आई होप की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 55 की क्या यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, चलिए। The nurse is aware that a neonate undergoing phototherapy treatment needs to be monitored for which of the following। जब फोटोथेरेपी पेशेंट में लगी हुई है, अभी इसने फोटोथेरेपी से पूछा है,
भाई अब इसने फोटोथेरेपी से पूछा किसी पेशेंट को फोटोथेरेपी लगी गई है तो क्या यहां पे से आपको मॉनिटर करना है हाइपरग्लाइसीमिया, कि फोटोथेरेपी की वजह से पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया, तो फोटोथेरेपी कोई ग्लूकोज थोड़ी ना प्रोवाइड कर रही थी, ये आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज इंसेंसिबल वाटर लॉस, यस, अगर किसी बेबी के ऊपर आप लाइट जला के रख रहे हो तो लाइट हीट प्रोड्यूस करेगी, तो बेबी हाइपरथर्मिया की ओर भी जा सकता है, हीट प्रोड्यूस करेगी। तो फोटोथेरेपी जब भी चल रही थी 2 से 4 घंटे में आपको क्या करना है, एक तो टेम्परेचर चेक करना है, दूसरी चीज वाटर लॉस हो सकता है, हीट प्रोड्यूस करेगी तो इवापोरेट हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। सीवियर डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, है ना, प्लेटलेट काउंट फोटोथेरेपी की वजह से डिक्रीज होते हैं लेकिन सीवियर नहीं होते, सीवियर नहीं होते, माइल्ड डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ठीक है, सीवियर नहीं होता, इतना फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज जीआई ट्रांजिट टाइम, ठीक है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज देखने को मिलता है, जीआई की मोटिलिटी कम देखने को मिलती है फोटोथेरेपी की वजह से, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारे सामने जो जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, ये जाने वाला है, ठीक है, राइट आंसर इज द सेकंड। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द नर्स इज अवेयर दैट विच साइन इज द डिस्ट्रेस आरडीएस इन ए न्यूनेट, कौन सा साइन ये बताएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, कौन सा सिंड्रोम बताएगा यहां पर कि यहां पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। बायलेटरल क्रैकल्स, दोनों साइड क्रैकल्स चले गए कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसकी वजह ये अगर जिसमें भी आरडीएस होगा उसमें ये देखने को मिलेगा कि ये है, ठीक है। पेल ग्रे कलर अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, ओके। टेकिपनिया मोर देन 60, पुअर कैपिलरी फिलिंग टाइम। चलो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब कहीं कहीं हमारे पास में सैचुरेशन क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज, ठीक है। तो सैचुरेशन जब भी डिक्रीज देखने को मिलेगा दैट मीन्स बेबी के पास में हाइपोक्सिया होता जा रहा है, ठीक है, ये बात भी समझ में। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म सबसे पहले तो क्या करेगी कि हार्ट रेट को बढ़ाओ, ठीक है, क्या करेगी, हार्ट रेट को बढ़ाओ, ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाओ तो बच्चे के अंदर ये देखने को मिलेगा, हार्ट रेट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी इनिशियल टाइम पे, बाद में तो नहीं बढ़ेगी, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा तो डाउन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, बच्चे ऐसे सांस लेगा, नाक को फुला फुला के सांस लेगा, लेने की कोशिश करेगा लेकिन ले नहीं पा रहा क्योंकि उसका दम घुटता जा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। या फिर ग्रंटिंग करेगा, ग्रांटिंग का मतलब सांस ऐसे लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करेगा कि कैसे भी करके, जैसे कोई इंसान थोड़ी देर के लिए सांस गला घोंट दे तो उसका सैचुरेशन गिर जाएगा और उसके बाद छोड़ दे, तो इंसान ऐसे करेगा, आवाज के साथ सांस लेगा लेकिन उस इंसान को सांस नहीं मिल पा रही क्योंकि उसको तो आरडीएस है, ठीक है। तो मरता क्या नहीं करता, वो सारी बातें करता हुआ जाता है, क्या करता जाता है, सारी बातें करता जाता है। ऐसे ग्रेस्पिंग देखने को मिलता है कि ग्रांटिंग देखने को मिलती है, ग्रेस्पिंग देखने को मिलती है, और इस क्लाइंट को इस टाइम पे जरूरत है किसकी, वेंटिलेटर की जरूरत है, ठीक है। अगर वेंटिलेटर नहीं मिला तो 5 से 10 मिनट में ये मर ही जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, सैचुरेशन कम हुआ, सैचुरेशन कम हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, पेल कलर बॉडी का, तुरंत पेल हो जाएगा, हाँ या ना, विद इन ए सेकंड पेल हो जाएगा। और पेल भी नहीं हुआ तो फिर कार्डियक आउटपुट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, अगर कार्डियक आउटपुट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा तो कैपिल ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा कम होगा तो कैपिलरी फिलिंग टाइम भी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल। तो अर्लीस्ट साइन तो कुछ ऐसा, टैकिपनिया, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रांटिंग, ग्रेस्पिंग, उसके बाद में हाइपोक्सिया, पेल कलर बॉडी, ये देखने को मिल सकता है। अब ढूंढो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, ढूंढो, देखो बायलेटरल क्रैकल्स की, क्रैकल्स देखने को मिले, क्रैकल्स तो एक अलग ही बीमारी है, क्रैकल्स तो अलग ही बीमारी है, देखते हैं, क्रैकल्स तो अलग ही बीमारी है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। पेल ग्रे कलर अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी, पेल ग्रे कलर, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इससे पहले तो ये सारे साइन भी होने चाहिए, देखते हैं और भी है कि नहीं, तो अभी तक तो इसको मान लेते हैं। टैकिपनिया, ओके, टैकिपनिया होता है पर मोर देन 62 ब्रीथ पर मिनट, नॉर्मल बच्चों में कितनी हार्ट रेट होती है, नॉर्मल बच्चों में कितनी होती है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितनी होती है, 40 से 60, है ना, 40 से 60 होती है, टैकिपनिया मोर देन 60 बीट पर मिनट, लेकिन 40 से 60 तक भी होती है, तो ये अभी तक तो 60 से ऊपर जा ही रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, टैकिपनिया बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, ओके। पुअर कैपिलरी फिलिंग टाइम, ठीक है, पुअर कैपिलरी फिलिंग टाइम, ये भी बात सही, इन्होंने सही लिखी कि भैया ये पुअर कैपिलरी फिलिंग टाइम ये सही है, 3 से 4 सेकंड पे हो रहा है। अब इनमें से आपको आंसर देना है, एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। तो इसमें देखना है कि आपको यहाँ पे कौन से साइन यहाँ पर अवेयर करा देंगे
कि साइन इज द डिस्ट्रेस आरडीएस के साइन है, ठीक है। चलो बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। तो रेस्ट देखो, ये कैपिलरी फिलिंग टाइम डिक्रीज हो रही है ना। कैपिलरी फिलिंग टाइम डिक्रीज नहीं होना, टाइम डिक्रीज होना, कैपिलरी फिलिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पुअर कैपिलरी फिलिंग टाइम, इन्होंने टाइम लिखा हुआ है, टाइम तो बढ़ेगा उल्टा भाई, कैपिलरी रिफिल टाइम तो बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा, जैसे मान लो आपने ये कैपिलरी है, इसको प्रेस किया तो ब्लड चला गया, छोड़ा, दोबारा ब्लड आना चाहिए, आने में समय लग गया। क्यों, क्योंकि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया। क्यों, क्योंकि कार्डियक आउटपुट काम नहीं कर रहा। तो इंक्रीज कैपिलरी फिलिंग टाइम होना चाहिए, है ना। तो ये तो गलत हो गया। दूसरी चीज, टेकिपनिया होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो लिख रहा है कि 60 से ऊपर ही है, 60 से नहीं, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। यस, पर इसको भी कंसीडर कर सकते हैं आप। दोनों में से मुझे ये बताओ कि कौन सा ज्यादा बताएगा। पेल ग्रे कलर पहले देखने को मिलेगा। क्यों, जब भी बच्चा हाइपोक्सिया के अंदर जाएगा तो क्या 60 से ऊपर, 60, 62, 70 तक तो वैसे ही हार्ट रेट चलती है, सॉरी रेस्पिरेटरी रेट चलती रहती है इसकी, ठीक है। लेकिन यस, ये भी बढ़ेगी, लेकिन ये इंडिकेशन इतना नहीं दे रहा, क्योंकि 60 तक तो नॉर्मली मानते हैं। मोर देन 60 लिखा है, तो मोर देन 60 का मतलब 61 भी होता है, 62 होता है। लेकिन बच्चों को तुरंत हाइपोक्सिया हुआ और उसको पेल ग्रे कलर, बिल्कुल उसकी बॉडी तुरंत येलो और नीली पड़ जाती है उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। एक बार एक बच्चों को ईटी हट गई थी, तो ईटी हटने के विद इन 2-3 सेकंड में बच्चा नीला पड़ गया, तुरंत ईटी लगाया, तुरंत सैचुरेशन मेंटेन हो गया। तो इस पे राइट आंसर, सेकंड राइट आंसर जाने वाला। डन। चलो, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन यूनिट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी आपके सामने देखने को मिल रही है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिल रही है। चलो देखते हैं क्या आपके सामने आता है। ओके, A nurse is caring for a unit with respiratory problem. Which condition is most likely to be caused by fluid remaining in the lungs of the neonate after delivery? बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल इसने पूछा है। एक नर्स थी, नियोनेट की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी उसको, ठीक है। Which condition most likely to cause fluid remaining in the lungs of the neonate after delivery, ठीक है। फ्लूइड्स डिलीवरी के बाद में डिलीवरी के बाद में लंग्स के पास में क्या रह गया, फ्लूइड रह गया। डिलीवरी के बाद में लंग्स में फ्लूइड चला गया, फ्लूइड रह गया, तो उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से कोज हो सकते हैं। कोनल अट्रेसिया, कोनल अट्रेसिया का मतलब होता है नेजल ब्लॉक, ठीक है, नेजल ब्लॉक, यानी कि जो नोज होती है, नोज में प्रॉपर जो नोजल स्ट्रिंग्स, नेजल स्ट्रिंग्स होते हैं, ये प्रॉपर ओपन होते ही नहीं है, वो बच्चा सांस नहीं ले सकता। अट्रेसिया देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लॉकेज देखने को मिलती है ना, ठीक है। ओके, मिकोनियम एस्पिरेशन, कि मिकोनियम एस्पिरेशन की वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है। मिकोनियम एस्पिरेशन तो खुद ही एक बीमारी है, ठीक है। पल्मोनरी हेमरेज, पल्मोनरी हेमरेज का मतलब एल्विलाई में हेमरेज हो चुका है। ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ ए न्यूबॉर्न, ठीक है। देखो ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। डन। अब लंग्स का मतलब तो ये बोला कि लंग्स के अंदर फ्लूइड चला गया है, तो ये प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहा होगा, ये रेस्पिरेटरी क्या नहीं कर पा रहा होगा, डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा होगा, और डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा होगा तो इसको टेकिपनिया देखने को मिलेगा लंबे समय तक। हाँ या ना, ये बात तो सही है। मिकोनियम एस्पिरेशन क्या होता है, मिकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट हो और उसको बच्चा एस्पिरेट कर जाए, ठीक है। लेकिन इसमें मिकोनियम नहीं लिखा, इसने ऐसा लिखा कि फ्लूइड ओनली प्रेजेंट है। तो अगर किसी के लंग्स में फ्लूइड में चला गया, लंग्स में फ्लूइड चला गया, तो उसके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ये। डन। मिकोनियम के बारे में इसने लिखा नहीं इसलिए, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर इज द फोर्थ, ऐसे भी सोचना है आपको। चलो, और भी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। ये रहे, बताओ, 1 से 2 आंसर सही है, फिर भी आपको राइट आंसर करना है कि कहां पे क्या देखने को मिलेगा। देखो, हाँ, ए नियोनेट इज एडमिटेड टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट विद परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन,
ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर देखा जाए तो इनको क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। ओके, द नर्स एंटिसिपेट द नियोनेट विल रिसीव विच मेडिकेशन। हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है तो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। मतलब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम यहां पर क्या करने वाले, वेजोडाइलेटरी हमें देंगे। ठीक है, ओके। तो हाइपरटेंशन में वेसल्स को डायलेट कर देगा, ऐसी कुछ देंगे। तो डोबुटामाइन क्या है, डोबुटामाइन पहले तो वेजो प्रेशर है। ये क्या है, वेजो प्रेशर। वेजो प्रेशर मतलब ये एक तो हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, पर ये इन्फ्यूजन में चलता है बेबी को, किसमें, इन्फ्यूजन पंप के साथ में दिया जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस डोज के साथ में। ओके, वेजो प्रेशर। तो हमें तो क्या लेना है, हमें तो क्या लेना है, वेजो डायलेटर लेना है। ठीक है, ओके। प्रोस्टाग्लैंड आइसोप्रोटिनोल की बात करें, आइसोप्रोटिनोल का के अंदर ये इसका पल्मोनरी वेजोडाइलेशन के अंदर इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन पल्मोनरी वेजोडाइलेटर, कोई इफेक्ट नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो यस, ये वेजोडाइलेटर इफेक्ट है, वेजोडाइलेटर इफेक्ट इसका होता है, बट कहां पे देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा सिस्टेमेटिक में देखने को मिलता है, सिस्टेमिक में देखने को मिलता है, ना कि पल्मोनरी में। पल्मोनरी में इसमें क्या है, ज्यादा पल्मोनरी में ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, सिस्टेमिक में देखने को मिलता है, मतलब हमारी बाकी ऑर्गन्स में ज्यादा देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी के साथ में कम देखने को मिलता है। इनहेल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का तो काम ही यही है, नाइट्रस ऑक्साइड का तो काम ही क्या है, वेजोडाइलेटर का काम है, और वो भी पल्मोनरी के अंदर आसानी से देखने को मिलता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर इनहेल करवाएंगे तो वेसल्स डायलेट होंगी पल्मोनरी, और उससे क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर है 4th। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। 60, विच नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज यूजुअली माइल्ड एंड रन्स ए सेल्फ लिमिटेड कोर्स। चलिए इसमें आपको यह समझना है कि कौन से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिसऑर्डर इसके अंदर ऐसे हैं, कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यहां पे ऐसे हैं जो सेल्फ लिमिटेड कोर्स हैं, मतलब उनके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है, ज्यादा बोलने का मतलब लंबे समय तक भी चल सकते हैं। देखो निमोनिया, निमोनिया का एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि निमोनिया क्यों, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड हुआ है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड हुआ है, कम्युनिटी एसोसिएटेड हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। ठीक है, मतलब सेल्फ लिमिटेड कोर्स का मतलब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसके बारे में ज्यादा, तो इसके बारे में कर सकते हैं। दूसरा, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, बच्चे ने क्या किया, डेफिकेशन कर दिया इन यूट्रस, मिकोनियम पास कर दिया यूट्रस और उसको एस्पिरेट कर गया, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा बच्चा, बचना मुश्किल है, सीजर आते हैं। ठीक है, इसका भी अपनी कहानी है, पूरी डिजीज है, नहीं जा सकता। ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन परसिस्टेंट लंबे समय तक चल रही है, इसकी भी रीजन है। ठीक है, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न कि बच्चे की हार्ट रेट इंक्रीज है बहुत लंबे समय तक, बच्चे की क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज है लंबे समय तक, कोई रीजन नहीं है कि क्या है। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये तो पर्टिकुलर बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, इसका कोई ऐसा अल्टीमेट नहीं है कि यहां पर हार्ट रेट इंक्रीज है बेबी की। अब इसमें बहुत सारे दिमाग लगाया सकता है, बच्चा हाइपोक्सिया में जा रहा था, हाइपोक्सिया ठीक करते ठीक हो जाएगा, बर्थ एक्सपीजिया में गया था, टैकिपनिया हो गया, इसकी वजह से ठीक हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे क्या बोलते हैं, बच्चे में लंग्स के अंदर कोई फ्लूइड कलेक्शन हो गया, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, प्रीमैच्योरिटी है बच्चे की, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ज्यादा सेल्फ लिमिटेड होते हैं, इस पे हम ज्यादा मतलब बाकी बीमारियों पे भी सोच सकते हैं, इस पे इतना ही नहीं है कि टेकिपनिया भी कोई डायरेक्ट बीमारी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा 3rd। ऐसे सवाल आए तो भी आपको आंसर्स करने। चलिए नेक्स्ट सवाल 61, बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के सामने। विच प्रोसीजर शुड बी हर्निया। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, क्या है, विच प्रोसीजर शुड बी अवॉइडेड इन डायफ्राग्मेटिक हर्निया। ठीक है, ओके,
भैया डायफ्रामेटिक हार्निया किसी पेशेंट को है तो कौन सा प्रोसीजर आपको अवॉइड करना है। डायफ्रामेटिक हार्निया का मतलब मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आपको। डन, ओके। देखो ये क्या है, चेस्ट कैविटी, हाँ या ना, बिल्कुल। इसको डायफ्राम क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। ये गैस्ट्रिक कैविटी, बिल्कुल ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मान लो, ठीक है, ओके। क्या ट्रेकिया, ओके। अब इसमें क्या हो गया है, हर्निया का मतलब यहाँ पे होल प्रेजेंट है जो गैस्ट्रिक कंटेंट को कहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है, ओके। देखो अब इसमें क्या होगा, हार्निया का मतलब एक होल प्रेजेंट है यहाँ पर, यह प्रोलप्स कर चुके जो गैस्ट्रिक कंटेंट को यहाँ पर थोरेसिक कैविटी के अंदर अलाउड कर रहा है, वैसे अलाउड नहीं होना चाहिए डायफ्राम की वजह से, ओके। अब देखो चेस्ट एक्सरे बिल्कुल करवाएंगे तभी तो पता चलेगा, तो ये तो करना है, अवॉइडेड लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। मास्क वेंटिलेशन है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना। मास्क वेंटिलेशन नहीं करा सकते, मैं बताऊंगा क्यों नहीं करा सकते। प्लेसमेंट ऑफ ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक ओजी डालेंगे, डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक का कंटेंट बाहर आए, है ना, ओके। इमीडिएट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, है ना, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, बिल्कुल ये तो करना ही, वेंटिलेशन पे जाएगा पेशेंट, वेंटिलेट तो करेंगे। देखो सुनो, गैस्ट्रिक कंटेंट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गए तो पेशेंट वैसे ही किसके अंदर चला जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, अरेस्ट आ जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाएगा। तो पहली चीज तो गैस्ट्रिक कंटेंट हो ही नहीं, उसके लिए ट्यूब डाल दो और ट्यूब से जितना भी कंटेंट है बाहर निकाल दो, पहली बात, ठीक है। तो ओजी डाल दी, ओके। एक्सरे से पता कर लिया, ओजी डाल दी, और पेशेंट क्या ये प्रॉपर रेस्पिरेटरी मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो वेंटिलेट पे जाएगा, इसलिए ईटी डाल दी, ठीक है, ईटी डाल दी। तो ये सारी चीजें, मास्क वेंटिलेशन में सिर्फ मास्क लगा दो, मास्क लगाने से क्या ये चीजें सोल्व हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। और मास्क लगाने से इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ कंटेंट आगे पीछे हो सकते हैं, और ज्यादा बेबी किसके अंदर जा सकता है, डिस्ट्रेस के अंदर जा सकता है। तो ये इस बेबी का एक ही उपाय है, क्या उपाय है इसका, ओनली बच्चा वेंटिलेटर पे रहेगा, और वेंटिलेटर के साथ में बच्चे को क्या, सर्जिकल उपाय ही इसका सबसे बड़ा उपाय है, बाकी कोई नहीं है, सर्जरी करेक्शन उपाय है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इज द ये मास्क वेंटिलेशन अवॉइड करेंगे। आपको पीआर यादव के अंदर ये सवाल देखने को मिल जाएगा, आया हुआ सवाल है पहले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, निकालो भाई क्या कितना आंसर आ सकता है इसका, सोचना है, समझना है क्या आंसर हो सकता है। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर सर्वेंटा, है ना, सर्वेंटा क्या होता है, देखो आपको एक चीज बता देता हूँ, ये सर्फेक्टेंट है भाई, क्या है, सर्फेक्टेंट है टू ए प्रीटर्म इन्फेंटाइल प्रीटर्म इन्फेंट, द ऑर्डर इज 4 ml पर kg। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है कितना, 4 ml देना है पर kg, ओके। द न्यूनेट विच इज 2000 ग्राम, 4 ml पर kg। नियोनेट का वेट कितना है, 2 kg। अरे 2000 ग्राम में कितने होते हैं, 2 kg। तो कितना ml देना है, 4 ml 1 kg में देना, तो 2 kg में कितना देना है, 4 × 2 कितना, छोटा सा सवाल पूछा है इन्होंने, 8 ml देना है, तो इसका राइट आंसर आएगा 8 ml। सीधा सीधा सवाल पूछा है ना, तो कुछ नहीं पूछा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 63। बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के सामने, अच्छा सवाल है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूनेट विद फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम ये होता है कि मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा एल्कोहल पीती रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो बच्चा जन्मता है उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या देखने को मिलती है मैं बता देता हूं, जिससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज, बच्चा बहुत ज्यादा क्राई करेगा, एक्सेसिव क्राई देखने को मिलती है। दूसरी चीज, बच्चा माइक्रोसिफेली का होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ फीटल एल्कोहल सिंड्रोम माइक्रोसिफेली, मैक्रोसिफेली नहीं, क्या देखने को मिलेगी, माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब होता है हेड छोटा नजर आएगा, मैक्रो का मतलब बड़ा, हेड क्या आएगा, छोटा नजर आएगा। माइक्रोऑप्थेल्मिया, आंखें छोटी नजर आती है, आंखें छोटी नजर आती है, बिल्कुल ये बात तो सही है। वाइड पाल्पेब्रल फिशर, पाल्पेब्रल फिशर क्या होता है, तो
पाल्प देखो, इसके बेबी मैं बना देता हूं, इसका बेबी देखो, ये एक आंख है, ठीक है, ये एक आंख है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। पाल्पेब्रल फिशर का मतलब होता है कि यस, इसका डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं पाल्पेब्रल फिशर, ठीक है। तो ये वाइड नहीं होके क्या होता है, नैरो होता है, छोटा होता है, ठीक है, दोनों कैंथस के बीच की लंबाई, ठीक है, ये क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरी चीज माइक्रोऑप्थेल्मिया, ये भी छोटी नजर आती है, आंखें भी छोटी नजर आती है, ठीक है, यस। देन वेल डेवलप्ड फिल्ट्रम, फिल्ट्रम क्या होता है, हाँ, फिल्ट्रम का मतलब होता है मिडिल क्लेफ्ट, फिल्ट्रम का मतलब होता है मिडल क्लेफ्ट, ठीक है। मिडिल क्लेफ्ट का मतलब जैसे यस, ये नाक है किसी की, ठीक है, ये नाक है किसी की, नाक के बीच में ये होठ प्रेजेंट होते हैं, ये होठ प्रेजेंट होते हैं, होठ के बीच में दो लाइन सी दिखती है, ये मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। वाइल्ड पाल्पेब्रल फिशर कम देखने को मिलता है, माइक्रोऑप्थेल्मिया देखने को बिल्कुल मिलता है, ठीक है। और ये बच्चा क्या करता है, एक्सेसिव क्राई करता है, एक्सेसिव क्राई करता है, छोटी सी स्टिमुलाई दे दो बच्चा बहुत ज्यादा सा इरिटेट हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पे इरिटेट होता है, यस, बहुत ज्यादा क्राई करेगा, बहुत ज्यादा छोटी छोटी स्टिमुलाई पे भी बहुत ज्यादा आपको क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट 64 36 वीक नियोनेट बोन वेट, देखो प्री टर्म है और 1800 ग्राम पे ही पैदा हो गया, प्री टर्म है और 1800 ग्राम पे क्या हो गया, बच्चा पैदा हो गया, माइक्रोसिफेली का है, माइक्रोऑप्थेल्मिक है, बेस्ड ऑन द दीज रिस्क फैक्टर, ये पेशेंट किसका है, तो ये तो आपको डायरेक्टली पता चल गया, एल्कोहल यूजर पेशेंट है, क्योंकि मैंने अभी बताया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, विच कंडीशन रिक्वायर इंटरवेंशन व्हेन डिस्प्लेड बाय ए न्यूनेट बोर्न टू मदर विद ए हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक एल्कोहल अब्यूज, कौन सी चीज यहाँ पे बताएगी कि कोई पेशेंट क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज था प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसका बच्चा मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव नहीं, इंक्रीज एक्टिविटी का होता है, इंक्रीज एक्टिविटी जैसे नहीं थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं, थोड़ा सा आपने बच्चे को छेड़ा, इतना जोर से क्राई करेगा, आउट ऑफ कंट्रोल क्राई करेगा, सीजर टाइप का। हाई बर्थ वेट नहीं, बर्थ वेट कम देखने को मिलता है। पुअर वेक एंड स्लिप पैटर्न, बिल्कुल पुअर वेक एंड स्लिप पैटर्न बिल्कुल खराब रहता है पेशेंट का, ठीक है, क्योंकि मतलब पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करेगा पेशेंट का मतलब बेबी, ठीक है, तो वो सोएगा तो कहां से, स्लिप डिस्टर्बेंस तो रहेगी। हाई थ्रेशोल्ड ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब इसका मतलब क्या हो कि आपको बार बार बच्चे को जगाना पड़ रहा है तब जाके बच्चा जग रहा है, ये लिथार्जी नहीं होता, हाइपर एक्टिव होता है, थोड़ा सा बच्चे को आपने टच किया और बच्चा स्टार्ट, है ना, रुकेगा ही नहीं, वार्मर से नीचे कूदने की जरूरत आ जाए तो मिडाज देकर ही इसको चुप कराया जा सकता है, मिडाजोलाम देकर ही कई बार, तो ठीक है, इतनी जरूरत पड़ती है। तो पुअर वेक ये इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर की ये लास्ट क्लास थी, कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, जो भी अपकमिंग क्लास आएंगी, है ना, 1-2 दिन के क्लास का ब्रेक हो सकता है, क्योंकि अब सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मटेरियल बनाने में समय लगता है थोड़ा सा, तो 1-2-3 दिन का हम समय लेंगे उसमें। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मेडिकल सर्जिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 20 या 21 तारीख के समथिंग से क्लास कंटिन्यू वापस से होंगी, फिर कभी भी ब्रेक नहीं होगी। और ये क्या बोलते हैं, आपको मेडिकल सर्जिकल इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेडिकल सर्जिकल कार्डियो, रेस्पिरेटरी, रीनल, जीआई, और उसके बाद में आपका कार्डियो, रेस्पिरेटरी, रीनल और जीआई, ठीक है, ये चारों के बाद में एंडो, और उसके बाद में बाकी स्टार्ट उसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर हम एमएसएन पे जाएंगे, उसके बाद पीडीया पे जाएंगे, डन। उसके बाद में हम ऑल ओवर सब्जेक्ट उठाएंगे, और ऑल ओवर सब्जेक्ट उठाने के बाद में सारे सब्जेक्ट का मेजर पढ़ाएंगे, यानी कि जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिखेंगे, जो हम सारे पढ़ चुके वही क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस तो नेक्स्ट नए ही होंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, और वो हम लास्ट तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमारे नोट सेट नहीं हो जाता मेंस भी, डन। चलो, तो ये हमारी स्ट्रेटजी आगे की रहने वाली। आई नो की क्लास की स्पीड ज्यादा थी, ठीक है, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो, वीडियो को एक बार लाइक कर दे। चलो, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।